Hello dear student, welcome back to our classes. In this video I am going to teach you current affairs and the topic name is मंत्रिमंडल। तो इस वीडियो में मंत्रिमंडल पे चर्चा किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि नरेंद्र मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी अदर जो भी सांसद थे उन्होंने 9 जून को शपथ लिए थे, क्लियर है। और अब फाइनली जो है सभी जो भी मंत्री बनाया गया, टोटल 72 मंत्री बनाया गया, क्लियर है। जिसमें से जो भी इम्पोर्टेंट मंत्री है उस पर इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा, बिकॉज हर एग्ज़ाम में मंत्रिमंडल से बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। तो टोटल 72 मंत्री बना है, बट इसमें जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उस पर डिस्कस किया जाएगा, क्लियर है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि कैबिनेट क्या होता है, यानी मंत्रिमंडल क्या होता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि कैबिनेट शब्द का अर्थ मंत्रिमंडल होता है। इट मीन्स इंग्लिश में कैबिनेट कहा जाता है और हिंदी में मंत्रिमंडल कहा जाता है। किसी सरकार के उच्च स्तरीय नेताओं के समूह को कैबिनेट कहते हैं, यानी किसी भी सरकार के जो भी उच्च स्तरीय नेता होता है उसके समूह के, उसके ग्रुप को क्या कहा जाता है, कैबिनेट कहा जाता है। इट मीन्स मंत्रिमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल नामक एक छोटी कार्यकारी निकाय भारत में सर्वोच्च निर्णय लेने की संस्था है। यानी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल जो एक निकाय है भारत सरकार में, जो कि भारत सरकार का यानी सरकार का जो भी सर्वोच्च निर्णय होता है वो ये संस्था लेती है, क्लियर है। नेक्स्ट है केवल प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री ही कैबिनेट के सदस्य होते हैं। याद रखना है कि केवल प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री ही कैबिनेट के सदस्य होते हैं। वैसे तो मंत्रिमंडल पे एक डिटेल वीडियो बन सकता है, बट जैसा कि आपको पता है कि ये वीडियो मंत्री से रिलेटेड है, तो इसमें सिर्फ एक ब्रीफ में मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ कि मंत्रिमंडल क्या है, क्लियर है। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे वरिष्ठ सिविल सेवक, यानी जो भी भारत में सबसे सीनियर सिविल सेवक होते हैं यानी सिविल सर्वेंट होते हैं, और कैबिनेट सचिव कैबिनेट सचिवालय का नेतृत्व करते हैं। यानी जो भी भारत के सबसे सीनियर सिविल सर्वेंट होते हैं और कैबिनेट सचिव जो होते हैं यानी कैबिनेट सेक्रेटरी, ये कैबिनेट सचिवालय यानी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का नेतृत्व करते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट है कि तथा मंत्रियों की परिषद को प्रशासनिक सहायता प्रदान करते हैं। यानी ये जो भी सिविल सेवक होते हैं, सिविल सर्वेंट होते हैं या फिर सचिव होते हैं कैबिनेट के, ये मंत्री परिषद को क्या करते हैं कि प्रशासनिक सहायता प्रदान करते हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि मंत्रिमंडल क्या है। नेक्स्ट अब सवाल ये बनता है कि मंत्री परिषद का आकार कितना हो सकता है, बिकॉज कि हर सांसद जो भी गठबंधन में रहता है वो चाहता है कि मंत्री बने। तो इसमें क्या किया गया है कि एक प्रावधान किया गया है कि मंत्री परिषद का क्या होगा, एक आकार निश्चित होगा। तो वो क्या है, सबसे पहला पॉइंट है 91 यानी 51वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा, यानी 91 जो अमेंडमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2003 में हुआ था, इसमें तय किया गया कि मंत्री परिषद के आकार को निश्चित कर दिया गया। यानी इसमें यह तय किया गया कि मंत्री परिषद का आकार क्या होगा, निश्चित होगा। तो वो आकार क्या निश्चित किया गया, इसमें यह प्रावधान किया गया कि इसके अनुसार केंद्रीय मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री समेत यानी प्रधानमंत्री को मिलाकर मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यानी ये तय किया गया कि लोकसभा में जितना भी
कुल संख्या है, कुल सदस्य है, उससे उसका 15% से अधिक मंत्री नहीं होगा। ये प्रावधान किया गया है 91 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 2023 के द्वारा। क्लियर है? तो याद रखना है, बिकॉज कि ये एग्जाम में कई बार सवाल पूछा गया है कि मंत्री परिषद का आकार कितना हो सकता है। तो याद रखना है कि 15% से अधिक नहीं हो सकता है। 15% किसका होगा? लोकसभा के कुल सदस्य का 15%। जैसा कि 543 लोकसभा में कुल सदस्य है, इसका अगर आप 15% निकालेंगे तो 83 के अप्रॉक्स आएगा। इट मीन्स हुआ कि इतना 83 से ज्यादा मंत्री नहीं होना चाहिए। जैसा कि अभी आपको पता है कि 72 टोटल मंत्री बनाया गया है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये संविधान के अकॉर्डिंग जो है ये है, बिकॉज कि संविधान में क्या प्रावधान है कि 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। क्लियर है? आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि मंत्री परिषद का आकार कितना हो सकता है। नेक्स्ट सवाल ये बनता है कि मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में क्या अंतर है। बिकॉज आप कई बार मंत्रिमंडल सुनते होंगे और कई बार मंत्री परिषद सुनते होंगे, या कई बार आप बुक में भी देखते होंगे कहीं पर मंत्रिमंडल लिखा रहता है, कहीं पर मंत्री परिषद लिखा रहता है। तो ये दोनों में क्या मुख्य अंतर है वो देखेंगे। मैं आपको बता दूं कि इस पर एक डिटेल वीडियो बन सकता है, बिकॉज कि पॉलिटी का एक सेपरेट चैप्टर होता है मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद। वैसे जैसा कि आपको पता है कि ये मंत्री से रिलेटेड वीडियो है, तो इसमें मैं ब्रीफ में इस अंतर को स्पष्ट करूंगा। जैसा कि आप पहला पॉइंट में देख सकते हैं कि मंत्री परिषद यानी मंत्री परिषद जो होता है, तो मंत्री परिषद एक संपूर्ण विधायी निकाय का प्रतिनिधित्व करती है। यानी मिनिस्टर ऑफ काउंसिल जो होता है एक संपूर्ण विधायी निकाय का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन यह मंत्रियों की कैबिनेट जितनी महत्वपूर्ण वास्तविक शक्तियों का प्रयोग नहीं करती है। यानी जो कैबिनेट जो होता है, इट मीन्स जो मंत्रिमंडल होता है वो मंत्री परिषद का ही मतलब कि एक अंग होता है। लेकिन क्या होता है कि मंत्रिमंडल मंत्री परिषद के कंपैरिजन में ये महत्वपूर्ण डिसीजन लेती है, यानी मंत्रिमंडल के पास महत्वपूर्ण शक्ति होती है। क्लियर है? यानी वास्तविक जो शक्ति होती है वो मंत्रिमंडल के पास होती है, इट मीन्स कैबिनेट के पास होती है। यह एक छोटे शरीर की तरह है। अब यह से यहाँ तात्पर्य है मंत्री परिषद, सॉरी यहाँ यह से का तात्पर्य है कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल। क्लियर है? नेक्स्ट है कि दूसरी ओर मंत्रियों का मंत्रिमंडल परिषद का सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली अंग है। यानी मंत्रियों का मंत्रिमंडल परिषद, यानी दूसरी ओर ये हुआ कि मंत्रियों का मंत्रिमंडल परिषद का सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली अंग है और इसमें सभी वास्तविक शक्तियां होती है। एक्चुअली यहाँ पर ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि मंत्रिमंडल जो होता है वो मंत्रिमंडल परिषद का, मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे बात कर रहा है कि मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट जो होता है वो मंत्रिमंडल परिषद का सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली अंग है। क्लियर है? और इसमें सभी वास्तविक शक्तियां होती है। आई होप कि आपको यहाँ पर मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। एक्चुअली मुझे लगा कि पहले मंत्रिमंडल पे थोड़ा सा ब्रीफ में जानकारी दे दिया जाए, उसके बाद जो है मंत्री के बारे में डिस्कस किया जाएगा कि कौन से पोर्टफोलियो को, है ना, यानी किस सांसद को, किस मंत्री को कौन सा पोर्टफोलियो मिला है, उस पर डिस्कस किया जाएगा। क्लियर है? तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री, जैसा कि आपको पता होगा कि श्री नरेंद्र मोदी का ये तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री का मतलब कि यानी प्रधानमंत्री का ये पहला कार्यकाल था 2014 से 2019, उसके बाद 2019 से 2024 दूसरा कार्यकाल हुआ, अब है ये तीसरा कार्यकाल। तो इसमें फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
यानी बने हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है कि अब यहाँ पर ये देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कौन कौन सा पोर्टफोलियो है। तो वो है कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय। क्लियर है। नेक्स्ट है कि परमाणु ऊर्जा विभाग, यानी परमाणु ऊर्जा विभाग भी इन्हीं के पास है पोर्टफोलियो। अंतरिक्ष विभाग भी इन्हीं के पास है। तो ये श्री नरेंद्र मोदी के पास ये तीनों पोर्टफोलियो है। इसके अलावा क्या है, सभी प्रमुख नीतिगत मामले एवं वे सभी विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किया गया हो, यानी और भी जो विभाग है जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किया गया है, तो वो सभी का देख रेख कौन करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। क्लियर है। आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कौन कौन सा पोर्टफोलियो है। क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे कैबिनेट मंत्री, यानी ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि 72 मंत्री टोटल है, तो 72 टोटल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वही यहाँ मैं मेंशन किया हूँ। वैसे तो सभी 72 पे डिस्कस किया जा सकता था, बट वो अननेसेसरी होता, बिकॉज कि एग्जाम क्रैक करना जरूरी है, स्मार्ट नहीं बनना है। क्लियर है। तो कैबिनेट मंत्री में सबसे पहला जो है श्री राजनाथ सिंह, ये आप इनका पिक दे सकते हैं। जितने भी मंत्री मंडल के सदस्य हैं सभी का मैं पिक यहाँ मेंशन किया हूँ। तो राजनाथ सिंह के पास, जैसा कि पहले भी पिछले कार्यकाल में भी रक्षा मंत्री ये थे, तो इस कार्यकाल में भी राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है श्री नितिन जयराम गडकरी, जिनको नितिन गडकरी भी कहा जाता है शॉर्ट में। तो याद रखना है कि इनके पास पहले भी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय था, तो अभी भी यानी 2024 के कार्यकाल में भी इनके पास सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय है। क्लियर है। नेक्स्ट है शिवराज सिंह चौहान, जैसा कि आपको पता है ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो शिवराज सिंह चौहान के पास कौन सा मंत्रालय है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय। यानी इनके पास, शिवराज सिंह चौहान के पास कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है और ग्रामीण विकास मंत्रालय है। क्लियर है। नेक्स्ट है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, यानी जिनको कहा जाता है एस जयशंकर। तो एस जयशंकर के पास पहले भी विदेश मंत्रालय था, यानी फॉरेन मिनिस्ट्री। अभी भी इनके पास फॉरेन मिनिस्ट्री ही है। ये राज्यसभा के सदस्य हैं, ये आपको याद रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट अब है श्री अमित शाह, जैसा कि आपको पता है कि पिछले कार्यकाल में श्री अमित शाह गृह मंत्रालय इनके पास था, यानी होम मिनिस्टर ये थे। तो इस कार्यकाल में भी ये होम मिनिस्टर ही हैं श्री अमित शाह। और दूसरा मंत्रालय इनके पास है सहकारिता मंत्रालय। क्लियर है। नेक्स्ट है श्री जगत प्रकाश नड्डा, जिनको जेपी नड्डा कहा जाता है। जैसा कि आपको पता है ये अभी प्रेजेंट में बीजेपी के अध्यक्ष हैं, है ना, बीजेपी के अध्यक्ष हैं अभी प्रेजेंट में जेपी नड्डा। इनको जो पोर्टफोलियो मिला है, मंत्रालय मिला है, वो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो याद रखना है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय किनको दिया गया है, जेपी नड्डा को। इसके अलावा इनको जो मिला है मंत्रालय वो है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। क्लियर है। तो याद रखना है कि हेल्थ मिनिस्टर अभी प्रेजेंट में कौन बने हैं, जेपी नड्डा, इट मीन जयप्रकाश नड्डा। नेक्स्ट है श्रीमती निर्मला सीतारमन, जिनके पास पहले भी यानी पिछले कार्यकाल में भी वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय था। तो इस नए कार्यकाल में भी इनके पास यही है। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बिकॉज कि पहले भी इनके पास यही मंत्रालय था। तो याद रखना है निर्मला सीतारमन के पास वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय है। क्लियर है। नेक्स्ट है श्री मनोहर लाल खट्टर, यानी श्री मनोहर लाल खट्टर को जो मंत्रालय मिला है वो है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। तो श्री याद रखना है कि श्री मनोहर लाल खट्टर को आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय मिला है। और नेक्स्ट जो इनको मिला है वो है बिजली मंत्रालय। तो ये दोनों पोर्टफोलियो जो मिला है वो मनोहर लाल खट्टर को मिला है। क्लियर है। नेक्स्ट अब जो है वो है पीयूष गोयल,
तो आपको पहले भी पता होगा कि पिछले कार्यकाल में भी इनके पास वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय था, तो ये नए कार्यकाल में भी इनके पास वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है। तो याद रखना है कि पीयूष गोयल के पास कौन सा मंत्रालय है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। क्लियर है। नेक्स्ट है श्री सर्बानंद सोनोवाल। तो श्री सर्बानंद सोनोवाल को पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय इनके पास है। यानी पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री कौन है, श्री सर्बानंद सोनोवाल। क्लियर है। नेक्स्ट है श्री प्रहलाद जोशी। तो श्री प्रहलाद जोशी को जो मंत्रालय मिला है वो है उपभोक्ता कार्य एवं खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। यानी जो भी ये सार्वजनिक वितरण मंत्रालय होता है, उपभोक्ता कार्य, खाद्य, इससे रिलेटेड जो मंत्रालय मिला है वो श्री प्रहलाद जोशी को मिला है। नेक्स्ट जो इनको मिला है वो मिला है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। तो याद रखना है कि ये दोनों मंत्रालय संबंधित है किनसे, प्रहलाद जोशी से। क्लियर है। नेक्स्ट अब है श्री अश्विनी वैष्णव। तो आपको पता होगा कि पिछले कार्यकाल में भी ये रेल मंत्रालय इनके पास था, तो ये नए कार्यकाल में भी इनके पास रेल मंत्रालय है। और इसके अलावा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, और इसके बाद है कि इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ये तीनों मंत्रालय जो है ये श्री अश्विनी वैष्णव के पास है। क्लियर है। नेक्स्ट अब है श्री भूपेंद्र यादव। तो भूपेंद्र यादव को जो मंत्रालय मिला है वो है पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो यहाँ पर याद रखना है कि पर्यावरण मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव। क्लियर है। नेक्स्ट है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। तो श्रीमती अन्नपूर्णा देवी को जो मंत्रालय मिला है वो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। याद रखना है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय जो मिला है वो श्रीमती अन्नपूर्णा देवी को मिला है। क्लियर है। नेक्स्ट अब है श्री धर्मेंद्र प्रधान। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कार्यकाल में भी श्री धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय इनके पास था, तो इस कार्यकाल में भी इनके पास शिक्षा मंत्रालय है। इट मीन्स ये शिक्षा मंत्री अभी प्रेजेंट में है। एजुकेशन मिनिस्टर जो प्रेजेंट में है वो है धर्मेंद्र प्रधान। क्लियर है। नेक्स्ट है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। तो याद रखना है कि इनके पास जो मंत्रालय है वो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास जो मंत्रालय है वो याद रखना है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है। क्लियर है। नेक्स्ट है श्री गिरिराज सिंह। तो गिरिराज सिंह के पास जो मंत्रालय है वो है कपड़ा मंत्रालय। क्लियर है। इससे पहले ये मंत्रालय स्मृति ईरानी के पास था, जो कि वो आपको पता है कि स्मृति ईरानी अभी जो न्यू लोकसभा में जो मतलब वो यानी इट मीन्स ये हुआ कि न्यू लोकसभा में वो हार गई। तो इससे वजह से क्या हुआ कि ये मंत्रालय जो है श्री गिरिराज सिंह को दिया गया है। तो याद रखना है कि नए कार्यकाल में गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्रालय यानी कपड़ा मंत्री हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। तो श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया को जो मंत्रालय मिला है वो है संचार मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। क्लियर है। नेक्स्ट है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। तो श्री गजेंद्र सिंह शेखावत को जो मंत्रालय मिला है वो है संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय। क्लियर है। नेक्स्ट है श्री किरण रिजिजू। तो श्री किरण रिजिजू को जो मंत्रालय मिला है वो है संसदीय कार्य मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। तो आपको ये याद रखना है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्री जो प्रेजेंट में है वो किरण रिजिजू हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब कि अलग अलग मंत्रालय जो अलग अलग मंत्री को दिया गया है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज कि इससे लगभग हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है अलग अलग मंत्रालय से। तो यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट मंत्री है ना, जितने भी इम्पोर्टेंट मंत्रालय है जिससे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो सभी मेंशन किया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट है श्री हरदीप सिंह पुरी। तो श्री हरदीप सिंह पुरी को जो मंत्रालय मिला है वो है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। क्लियर है।
नेक्स्ट है श्री जी किशन रेड्डी। तो श्री जी किशन रेड्डी को जो मंत्रालय मिला है वो है संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। क्लियर है। नेक्स्ट अब है श्री मनसुख मंडाविया। श्री मनसुख मंडाविया को जो मंत्रालय मिला है वो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। तो याद रखना है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के जो मंत्री हैं श्री मनसुख मंडाविया, ये पिछले कार्यकाल में स्वास्थ्य मंत्री थे। क्लियर है। नेक्स्ट है युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय। तो युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, श्री मनसुख एल मंडाविया। क्लियर है। अब जो है ये राज्य मंत्री जो कि स्वतंत्र प्रभार हैं, तो इससे भी सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें जो सबसे पहला है श्री राव इंद्रजीत सिंह। तो श्री राव इंद्रजीत सिंह को जो मंत्रालय मिला है वो है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। क्लियर है। नेक्स्ट जो इनको मिला है योजना मंत्रालय। क्लियर है। नेक्स्ट है अर्जुन राम मेघवाल। तो अर्जुन राम मेघवाल को जो मंत्रालय मिला है वो है कानून एवं न्याय मंत्रालय। क्लियर है। नेक्स्ट जो इनको मिला है संसदीय कार्य मंत्रालय। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो लास्ट है इस वीडियो का, जो कि मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि टोटल 72 मंत्री बना है, बट वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है इस वीडियो में उसी पे डिस्कस किया गया है। तो नेक्स्ट जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो इनको जो मंत्रालय मिला है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भू विज्ञान मंत्रालय, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कुछ विभाग, कुछ मंत्रालय जो है ये रिपीटेड हो रहा है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज कि ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है। तो ये क्या होता है कि जो मेन जो मंत्री होता है वो नहीं रहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि उनको हेल्प करने में ये मदद करते हैं मंत्री जितने भी होते हैं, राज्य मंत्री। क्लियर है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि ये रिपीटेड मंत्रालय है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी है, जो कि आप यहाँ भी देख रहे हैं। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है। क्लियर है। वैसे और भी राज्य मंत्री हैं, तो राज्य मंत्री से उतना ज़्यादा सवाल नहीं बनता है। जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उस पर कंप्लीट डिस्कस किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, बिकॉज कि एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। क्लियर है। आई होप कि आपको मंत्रिमंडल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और जितने भी अलग अलग मंत्रालय के मंत्री बने हैं वो क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।